हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। दोस्तों बताएंगे आखिर आपको, जहां पर मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा सर्वे हुआ है। दोस्तों आपको बताएंगे विश्व के सारे नेता किस किस नंबर पर लाइक कर रहे हैं। दोस्तों मोदी जी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज राष्ट्रपति, हर तरह की जानकारी देंगे। दोस्तों अभी आपको हम साथ ही बताएंगे, जहां पर अरुणाचल से चाइना की तरफ लापता हुए उस बच्चे के सवाल पर दोस्तों चाइना ने उलट ही जवाब दिया है। बताएंगे आखिर क्या है बड़ी खबर। साथ ही यूक्रेन पर हमले के बीच अब अमेरिका ने दी है बड़ी चेतावनी रूस को। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर आतंकवादी हमलों पर अपनी ही संसद में घिरे इमरान खान। साथ ही चीन के हमले के खतरे के बीच ताइवान को सबसे खतरनाक F-16 विमान जल्दी दे रहा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कोविन ऐप के द्वारा जिन भाई और बहनों ने दोस्तों वैक्सीन लगवाया है, आपको बता दें कोविन ऐप का डेटा लीक हो गया है। 20,000 लोगों के पर्सनल डेटा को बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों बताएंगे इससे जुड़ी जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर यूपी की सत्ता पर किस पार्टी के काबिज होने की उम्मीद है। दोस्तों फिर एक बार एक और नया सर्वे निकलकर सामने आया है। और साथ ही आपको बताएंगे जहां अब ट्रेन में बदल गए हैं दोस्तों रात को सफर करने का नियम। अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं। अगर आप भी दोस्तों ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है, जो रेलवे अधिकारियों ने ये नया नियम लागू किया है। दोस्तों साथ ही बेटी के लिए पैसा जमा करने से पहले सुकन्या समृद्धि योजना में 5 बहुत बड़े बदलाव है। दोस्तों आपको जानना बेहद जरूरी है, तो हर तरह की जानकारी अभी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है, तो फटाफट इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता निकलकर सामने आए हैं। दोस्तों 71% की पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बाइडेन 6ठे नंबर पर है। दोस्तों 13 नेताओं की सूची जारी की गई है। बता दें दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। दोस्तों मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान 6ठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% रेटिंग ही मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग मिली है। दोस्तों तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पाया था। और ये वेबसाइट वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका में सरकारी नेताओं और देश के अग्रणी नेताओं की रेटिंग पर नजर रखती है। आपको बता दें नवीनतम स्वीकृत रेटिंग 13 से 19 जनवरी 2022 के बीच जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तय की गई है। मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि रेटिंग प्रत्येक देश के वयस्क नागरिकों के 7 दिन के औसत सर्वे पर आधारित होती है। सर्वे में शामिल लोगों की संख्या हर देश के मुताबिक अलग अलग होती है। ऐसे में दोस्तों सब में बड़ी बात और भारत के लिए गर्व करने वाली बात है दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के बड़े बड़े नेताओं में भी नंबर 1 पर हैं। दोस्तों ऐसे में ये भारत के लिए बड़े ही कुशलता और खुशलता का समय है। दोस्तों इसके लिए कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी देश के नेता का पूरे विश्व में नंबर 1 होना, जो कि मोदी जी ने कर दिखाया है। और इन सब के पीछे दोस्तों आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, जिन्होंने मोदी जी को नंबर 1 पहुंचाया है। अगली खबर की बात करें, जहां लापता बच्चे के सवाल पर चीन ने अलापा अरुणाचल का राग, कहा भारत का अवैध कब्जा है अरुणाचल प्रदेश पर। जी हां दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल के 17 साल के
से बच्चे के चीनी सेना द्वारा अपहरण किए जाने का जवाब देते हुए यह बात कही है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश से 17 साल के भारतीय बच्चे के अगवा होने को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जंगनान बोले तो, जो कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत या जंगनान कहता है दोस्तों, उसको चीनी कसी जंग का हिस्सा बता रहा है। चीन हमेशा से जंगनान पर भारत के अवैध अतिक्रमण का विरोध करता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कानून के मुताबिक बॉर्डर को कंट्रोल करती है और अवैध सीमा प्रवेश और निकास पर नकेल कसती है। आपको बता दे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से सांसद तापिर गांव ने 19 जनवरी को कहा था कि चीनी सैनिकों ने राज्य में ऊपरी सियांग जिले से 17 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया है। गांव ने कहा था कि अपहरण किशोर की पहचान राम तरोन के रूप में हुई है। उन्होंने कहा था कि चीनी सेना ने सिंगयुंगला क्षेत्र के लुंगता जोड़ इलाके से किशोर का अपहरण किया और बचकर भागने में कामयाब रहे। तरोन के मित्र जॉनी यिंग ने स्थानीय अधिकारियों को अपहरण के बारे में जानकारी दी, लेकिन दोस्तों जब उस बच्चे के बारे में सवाल पूछा गया चाइना से, तो चाइना ने बच्चे का जवाब देने के बजाय अरुणाचल प्रदेश को ही अपना हिस्सा बताने लगा दोस्तों, और कहा भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। यानी कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का राग अलापने लगा फिर से चाइना। क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि वो बच्चा कहीं ना कहीं पूरी सिक्योरिटी के साथ 101% चाइना ने ही किडनैप किया है दोस्तों, और उसकी जानकारी वो नहीं देना चाहता है, तो आप भी ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और भारत सरकार इस पर क्या एक्शन उठाए दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर हमला अगर किया तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने अब रूस को दी है ये बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली धमकी दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि अगर रूसी सेना बॉर्डर पर यूक्रेन में घुसती है तो इसे हमला माना जाएगा और इसके लिए रूस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन ने बताया है कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ बिल्कुल स्पष्ट हूँ, अगर रूसी सेना यूक्रेन की सीमा को पार करती है और इसे आक्रमण माना जाएगा और इसकी गंभीर और आर्थिक प्रतिक्रिया होगी। इसे लेकर मैंने अपने सहयोगियों से विस्तार से चर्चाएं भी की हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर पुतिन ऐसा कदम उठाते हैं तो रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों जो बाइडेन ने अब ये साफ कर दिया है और रूस को क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि अगर छोटी सी भी झड़प रूस के द्वारा पैदा की जाती है तो उस छोटी सी झड़प का बहुत बड़ा खामियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या रूस दोस्तों डर जाएगा या फिर कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुसकर ब्रिटेन अमेरिका मिलकर सबक सिखा देगा? जी हाँ दोस्तों, कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां बढ़ते आतंकवादी हमलों पर अपनी ही संसद में घिरी इमरान सरकार, विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर मंत्री से सदन में मांगा है जवाब। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते आतंकवादी हमलों के बीच पाकिस्तान की इमरान खान सरकार घिर गई है। इमरान खान सरकार को देश की संसद में अपने ही नेताओं को घेर लिया है। ऊपरी सदन में विपक्षी नेताओं ने शुक्रवार को देश के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख रशीद अहमद से देश में हालिया आतंकवादी हमलों पर जवाब मांगा है। सीनेटरों ने गुरुवार को लाहौर में हुए धमाके पर भी जवाब मांगा और इस धमाके में 3 लोगों की जान चली गई थी। अगली खबर की बात करें, जहां चीन के हमले के खतरे के बीच ताइवान को सबसे खतरनाक F-16 विमान जल्दी देगा अमेरिका। बता दें, चीन की ओर से ताइवान पर हमले के मंडराते खतरे के बीच अमेरिका बहुत जल्द अपने सबसे खतरनाक F-16 फाइटर विमान देने जा रहा है। अगली पीढ़ी के F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट ताइवान की वायु सेना की हवाई क्षमता को काफी बढ़ा देगा। अमेरिका इन आपूर्ति की ऐसे समय पर तेज करने जा रहा है जब चीन अपने दर्जनों फाइटर जेट के साथ ताइवान के करीब जाकर उसे धमकाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां बॉर्डर पर अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर ठंड से जमकर 4 भारतीयों की मौत हुई है दोस्तों। ऐसे में भारत की विदेश मंत्री ने राजदूतों से मांगी है रिपोर्ट। आपको बता दें, अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा पर 4 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है कि इस घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की सर्द मौसम के चलते मौत हो गई है, जिसमें एक नवजात शिशु भी शामिल है दोस्तों। हालांकि इसे मानव तस्करी का संभावित मामला बताया जा रहा है। विदेशी मीडिया में भी ये खबर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। मैनिटोबा रॉयल
रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस बोले तो RCMP ने बृहस्पतिवार को बताया है कि एमर्सन के नजदीक कनाडा अमेरिका सीमा पर कनाडा की ओर से बुधवार को 4 शव मिले, जिनमें 2 शव वयस्कों के, एक किशोर का और एक नवजात शिशु का मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कहीं ना कहीं ये मानव तस्करी ही हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ठंड के मौसम में एक ही परिवार का मौत होना दोस्तों, उसमें भी नवजात शिशु मृत हुआ है दोस्तों। अपना राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर भारत को बड़ा झटका लग सकता है। चीन और रूस के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर नौसैनिक अभ्यास करेगा ईरान। जी हाँ दोस्तों, चीन, रूस और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तैयारी में जुटे हुए हैं। अल मॉनिटर की एक रिपोर्ट बताती है कि रूसी नौसेना का जहाज संयुक्त समुद्री अभ्यास की तैयारी के लिए ईरान का दौरा कर रहा है। रूसी प्रशांत महासागर के बेड़े ने बताया है कि एक मिसाइल क्रूजर, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत और एक टैंकर दक्षिण पूर्वी ईरान के चाबहार बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। ये जहाज पिछले महीने व्लादिवोस्तोक से रवाना हुए थे। अगली खबर की बात करें जहां क्या दिवालिया होकर खुला दिमाग, इस देश में फूटा चीन के खिलाफ गुस्सा, भारत को बताया आखिरी उम्मीद। बता दें पिछले कई सालों से चीन की गोदी में खेलने वाले श्रीलंका के अक्ल पर लगा ताला लगता है दोस्तों, अब खुलने लगा है और श्रीलंका के अंदर पहली बार चीन के खिलाफ विरोधी भरी हुई आवाजें उठने शुरू हो चुकी है दोस्तों। हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के हाथों गिरवी रखने के बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के झांसे में फंसे श्रीलंका के नेताओं को लगता है कि पहली बार समझ में आ रहा है कि ड्रैगन ने उसे कितने खतरनाक तरीके से जकड़ रखा है। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका की सत्ता पर कई सालों से सवार राजपक्षे भाइयों ने देश का मूड चीन के रंग में इस कदर रंग डाला कि ड्रैगन के खिलाफ कम ही बार आवाज श्रीलंका में सुनाई दी, लेकिन अब तक श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पर खड़ा है और चीन ने श्रीलंका को जब किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दी है, तब श्रीलंकन नेताओं को असली दोस्त और दुश्मन का पता चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर विजय दास राजपक्षे ने चीन पर श्रीलंका पर लगातार आर्थिक हमले करने, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने और श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर विजय दास राजपक्षे श्रीलंका के प्रमुख नेताओं में से एक हैं दोस्तों, और उनका चीन के खिलाफ बोलना श्रीलंका में चीन की काली नीयत का पता चलने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उनका कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के नाम पर श्रीलंका को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है, उसके खिलाफ कड़े शब्दों में पत्र लिखने का साहस किया। और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों इनके जवाब की, वो हम आपको नहीं बता सकते समय के अभाव के कारण। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजरायली नौसेना में शामिल होंगी परमाणु मिसाइल दागने वाली 3 पनडुब्बियां, ईरान की टेंशन बढ़ना अब तय है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए जर्मनी से डकार क्लास की 3 पनडुब्बियां खरीद रही है। ईरान से जारी तनाव के बीच इजराइल के इस डील को काफी अहम माना जा रहा है। इन पनडुब्बियों का निर्माण जर्मनी की थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम्स कर रही है। अगली खबर की बात करें जहां भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है दोस्तों, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है। 2 वेबसाइट पर भी लगाया प्रतिबंध। आपको बता दें भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट के साथ एक फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं दोस्तों। इसकी जानकारी मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इन चैनल्स पर 1.5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर थे दोस्तों, इनके व्यूज मिलियन में थे। ऐसे में इन चैनल्स के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। विक्रम सहाय ने बताया है कि ये सभी चैनल्स और अकाउंट पाकिस्तान से संचालित होते हैं और भारत विरोधी समाचार और अन्य सामग्री फैलाते हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर अफगानिस्तान में फिर एक बार और लौटा विदेशी हस्तक्षेप, फिर शुरू हो गई है बड़ी ताकतों के बीच खींचतान। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप का दौर लौट आया है। इससे बीते अगस्त में काबुल पर तालिबान कब्जे के बाद बनी ये उम्मीद टूट रही है कि अब अफगानिस्तान का भविष्य वहां के नागरिक ही तय करेंगे। हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा रूसी दखल की रही है। इसके बीच इसी हफ्ते रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोव ने इन चर्चाओं को अफवाह बताया है कि रूस पंजशीर प्रांत में सक्रिय बागी गुट नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान को हथियार दे रही है। उन्होंने कहा
है कि ऐसी अफवाह अमेरिकी सूत्र फैला रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों बात कर अगली खबर की, जहां पर अबू धाबी टेरर अटैक में मारे गए अपने 2 भारतीयों के शवों को दोस्तों पंजाब लेकर आया गया है, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल हुआ है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर फिर सिर उठा रहा है खूंखार इस्लामिक स्टेट। एक ही दिन में इराक से सीरिया तक की 29 हत्याएं कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISI फिर से सिर उठाता दिखाई दे रहा है। IS के आतंकियों ने एक ही दिन में इराक से सीरिया तक 29 हत्याएं कर डाली है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अब इंडिया गेट पर रहने वाले अमर जवान ज्योति का विलय हो गया है। अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही है बलिदान की लौ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट पर अब अमर जवान ज्योति नहीं दिखाई देगी, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति के साथ विलय कर दिया गया है। एयर मार्शल बाल भद्र राधा कृष्ण की अध्यक्षता में ये समारोह हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर अब इस अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अभी तक के युद्ध और सभी सैन्य ऑपरेशंस में शहीद हुए करीब 26,000 जवानों के नाम अंकित है। ऐसे में दोस्तों भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का दोस्तों क्या आप सराहना करते हैं, क्या आप समर्थन करते हैं? दोस्तों क्या ये सही डिसीजन लिया गया भारत की सरकार की ओर से? दोस्तों क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर दिल्ली में अभी भी जारी रहेगा वीकेंड का कर्फ्यू। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को LG से नहीं मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल जारी रहेगी। इसके साथ ही बाजार भी अभी ऑड इवन के फॉर्मूलों पर ही खुलेंगी। दोस्तों कोविड केस कम होने पर दिल्ली सरकार ने इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन्हें मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या ये वीकेंड कर्फ्यू अब हटा दिया जाना चाहिए? दोस्तों जनता की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां केसेस की बात कर लेते हैं, जहां दिल्ली में कोरोना वायरस के 10,756 नए मामले आए हैं। दोस्तों मुंबई में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें, जहां कोविन ऐप का डेटा हुआ लीक, 20,000 लोगों के पर्सनल डेटा को खतरा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हजारों लोगों का व्यक्तिगत डाटा एक सरकारी सर्वर से लीक हो गया है, जिसमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड टेस्ट रिजल्ट शामिल है। इस जानकारी को ऑनलाइन सर्च का इस्तेमाल करके एक्सेस किया जा सकता है। लिखे हुए डेटा को रेड फोरम नाम की एक वेबसाइट पर बिक्री यानी सेल के लिए रखा गया है, जहां एक साइबर अपराधी ने 20,000 से अधिक लोगों के व्यक्तिगत डेटा होने का दावा किया है। रेड फोरम वेबसाइट पर सभी लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पता और कोविड टेस्ट के जरिए आए हुए रिजल्टों को जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उन सभी की लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। राजशेखर रजहारिया का ये ट्वीट दोस्तों, ऐसे में सावधान रहिए और सतर्क रहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल कोई भी वेबसाइट आपको धोखा दे सकती है। अगली खबर की बात करें, जहां पर देश का मिजाज, मोदी सरकार की अर्थनीति से हर दूसरा आदमी संतुष्ट, जनता ने दिए हैं मोदी सरकार को इतने नंबर। आपको बता दें कि भारत की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां हर एक व्यक्ति को पसंद आ रही है दोस्तों। हालांकि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या पिछले 1 साल में कम तो हुई है, और अभी भारत की 52% जनता मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश है। इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा सर्वे में इस बात की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों। मूड ऑफ द नेशन के नाम से सर्वे किया गया था। उस सर्वे के अनुसार साल भर पहले 60% से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां पसंद थी। अब ऐसे लोगों का हिस्सा कम होकर 52% पर आ गया है। ताजा सर्वे में 19% लोग आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के परफॉर्मेंस को औसत मानते हैं, जबकि 26% लोग इस सरकार की नीतियों से खुश नहीं है दोस्तों। ऐसे में आप किन में से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको मोदी जी की आर्थिक नीतियां पसंद है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूपी की सत्ता पर किस पार्टी के काबिज होने की है उम्मीद, किसे मिल सकती है पूर्ण बहुमत, आखिर क्या कहता है सर्वे, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होती नजर आ रही है, तो वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। तो वहीं सर्वे में सीटों के मामले में भी बीजेपी के ही बाजी मारने की संभावना है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कुल सीटें 403
है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में सर्वे के अनुसार बीजेपी 223 से 235 सीटें लेकर आ सकती है दोस्तों। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 145 से 157 सीटें उनको मिल सकती है। साथ ही वहीं बीएसपी की बात करें तो 8 से 16 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस की बात करें तो 3 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कब कब यूपी में चुनाव है इसकी भी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी। आप देख पा रहे होंगे सारे चरणों को तारीखों में तब्दील करके हमने ये खबर आपको स्क्रीन पर दिखा दी है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा में शामिल हुए 2 राजनीतिक दल 5 संगठनों ने किया इसका समर्थन का ऐलान। आपको बता दें बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करने पर काम कर रही है। पार्टी में अपर्णा यादव के शामिल होने के बाद अब यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी की यूपी इकाई के एक साथ अन्य राष्ट्रीय समतावादी पार्टी का विलय हो गया है। साथ ही 5 अन्य पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को भी समर्थन दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां पर भाजपा सांसद हरनाथ यादव का बहुत बड़ा दावा, कहा मैनपुरी की करहल सीट से बुरी तरह हारेंगे अखिलेश यादव। बता दें भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शुक्रवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला किया है। बीजेपी सांसद ने दावा करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव अगर करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी राज्यसभा सांसद ने एएनआई से बात करते हुए कहा है कि अखिलेश घबराए और डरे हुए हैं। कभी अफवाहें उड़ती हैं कि वो आजमगढ़ से लड़ेंगे तो कभी बदायूं से, कभी संभल से। उनकी असीमित सूची है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूपी में सीएम कैंडिडेट के सवाल पर बोली प्रियंका गांधी, कहा क्या कोई मेरे अलावा किसी और का चेहरा आप देख पा रहे हैं कांग्रेस में सीएम के तौर पर। बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिला कार्ड चला है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर कर नजर आ रही है दोस्तों। अभी तक लोग ये जानना चाहते थे कि कांग्रेस इस चुनाव में सीएम चेहरा कौन होगा। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने इसका खुलासा करते हुए कहा, क्या आपको मेरे अलावा किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों ये साफ है कि सीएम तौर पर प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर बदल गए ट्रेन में रात को सफर करने के नियम। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो बड़ी खबर है दोस्तों, अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन में यात्रा करने के नियमों में समय समय पर बदलाव किया जाता रहता है। जरूरी है कि आपको रेलवे की तरफ से बदले जाने वाले नियमों के बारे में पूरी जानकारी हो। इस बार रेलवे ने रात में यात्रियों को नींद में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हैं। इसके बाद रात में यात्रियों की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस नए नियम के मुताबिक अब आपके पास कोई भी सह यात्री बोले तो ट्रेन पैसेंजर मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकेगा और ना ही तेज आवाज में गाने सुन सकेगा। यात्रियों की तरफ से शिकायत मिलने पर रेलवे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और ये फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ट्रेन स्टाफ की जवाबदेही होगी। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री और रेलवे ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। कितने भाई बहन मानते हैं बिल्कुल सही डिसीजन लिया है भारतीय रेलवे ने, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां पर बेटी के लिए पैसा जमा करने से पहले आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना में 5 बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले गए खाते को पहले 2 परिस्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला, बेटी की मौत हो जाए तो, और दूसरा यदि बेटी के रहने का पता बदल दिया जाए। लेकिन नए बदलाव के बाद खाता धारक की जानलेवा बीमारी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अभिभावक की मौत होने पर भी समय से पहले अकाउंट बंद किया जा सकता है दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स का छूट का लाभ मिलता था। तीसरी बेटी पर यह फायदा नहीं मिलता था। लेकिन नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगा
लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।